Good morning, students. Last time we studied about concept of probability, and today we will uh, learn about some problems of the probability. So find the probability of getting a head when a coin is tossed once, and also find the probability getting a tail. ओके क्या बोला गया हमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस, मतलब सिक्के को हम उछालते हैं और हेड की पॉसिबिलिटी जो है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच हेड कम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो क्या हमें पता है जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो हेड या तो टेल। हेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से, और टेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेल से। ओके तो दो रिजल्ट्स मिलेंगे, हेड एंड टेल। ओके तो टोटल रिजल्ट्स कितने हुए? दो, यानी कि 2। वो कहाँ लिखा जाएगा? एज अ डिनोमिनेटर। और उनमें से, इन दोनों रिजल्ट में से हेड कितनी बार आता है? एक ही बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हेड कितनी बार है? 1। व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? हेड कितनी बार है? एक बार, तो ऊपर लिखो। टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? 2, नीचे लिखो। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हुई हमारी? 1/2। क्या हुई? 1/2 प्रोबेबिलिटी। सेकंड हमें क्या बोला था? ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल कितनी बार आता है इसमें? 1 टाइम, यानी कि ऊपर 1 लिखो। तो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? 2, तो 2 लिखो। ओके एज अ डिनोमिनेटर। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। मतलब 50% चांसेस आर गेटिंग हेड एंड 50% चांसेस आर गेटिंग टेल। ओके 50% चांसेस आर गेटिंग हेड एंड 50% चांसेस आर गेटिंग टेल। ओके तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते, उसका एक छोटा सा एग्जांपल। ओके हम आगे बढ़ते हैं, थियरी में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थियरी है हमारी एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन है हमारी, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स एंड इट इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट्री इवेंट। मतलब ऐसी इवेंट्स, जब भी आपको एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल या सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक नंबर नहीं। मतलब कई सारे रिजल्ट्स है, उनमें से कोई एक रिजल्ट ही आपको मिलेगा, तो वैसी इवेंट को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। और ऐसी सारी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम, यानी कि टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा? 1 ऑलवेज। ऐसी जितनी भी हमारे जो एलिमेंट्री इवेंट्स है उनका आप टोटल करोगे तो टोटल कितना मिलेगा? 1। तो खास करके हमें ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन, और ये एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी पूछा जाता है कि when you get only one outcomes then event is called blanks। तो हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। उस इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स। और कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में ये भी पूछा जाता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज व्हाट, या तो इज इक्वल टू व्हाट। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके कैसे? चलो देखते हैं। तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या थी हमारी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या थी हमारी? 1/2। देखो हमने जब टॉस किया तो हमारे पास ओनली एक ही आउटकम्स आया था, याद है? हेड है तो एक ही मिलेगा, टेल है तो एक ही मिलेगा, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे।
कि जिसमें हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलता है, तो ऐसी जो एलिमेंट्री इवेंट्स है यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल, यानी कि पी ऑफ ऐड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, चलो हम करते हैं। यानी कि कैसी प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/2। चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सेम, तो न्यूमरेटर ऐड या माइनस होंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 + 1, क्या आंसर आया 2/2। कट करोगे तो 2/2 क्या हो जाता है 1। चलो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मेरे पास 3 बॉल्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो इन तीनों बॉल मैंने एक बॉक्स में रखे हैं और आपको बिना देखे कोई एक बॉल को बाहर निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड आर, यानी कि रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कि बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स थे, टोटल 3 बॉल्स थे, और उनमें से रेड बॉल कितना था 1। वैसे ही मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, बॉक्स के अंदर कितने थे 3 बॉल, उनमें से ब्लू कलर का कितना बॉल है, एक ही। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, चलो तो टोटल कितने बॉल्स थे 3, उनमें से ग्रीन कलर का बॉल कितना था, एक ही। तो देखो रेड कलर का बॉल निकालूं तो ही मुझे प्रोबेबिलिटी 1/3 मिलेगी, ब्लू के लिए भी सेम ही रहेगी और ग्रीन के लिए भी सेम ही रहेगी। तो अब इन सभी का टोटल करते हैं, और ये तीनों की तीनों देखो एक ही रिजल्ट हमें मिलता है, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट्री इवेंट। ये भी क्या है, हमारी एलिमेंट्री इवेंट ही है। तो इसमें हम इन सभी का टोटल करते हैं, आर प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ जी। चलो इनकी वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। चलो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि डिवाइड बाय 3। तो न्यूमरेटर क्या होंगे प्लस 1 1 और 1, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, यानी कि आंसर हो गया हमारा 1। तो देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, उन सभी का टोटल क्या होता है 1 ऑलवेज। समझ में आया? तो ये हमने प्रूव करके दिखाया। थियरी में आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट थियरी है वो हमारी है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन सी इवेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होना? ऑपोजिट होना। यानी कि कोई इवेंट ई है, कोई इवेंट ई है, उसकी ऑपोजिट इवेंट क्या होगी? नॉट ई। यानी कि इवेंट नॉट ई रिप्रेजेंटेड बाय ई के ऊपर एक लाइन की गई है। समझ में आया? ई के ऊपर क्या किया गया है? एक लाइन की गई है, उसे क्या बोलते हैं? नॉट ई, यानी कि ई बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ई। यानी कि ई के ऑपोजिट जो है उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट इवेंट। यानी कि ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इवेंट ई, एक हमारे पास है इवेंट ई और एक इवेंट है हमारे पास नॉट ई। मतलब इसके सिवा यहाँ पे मैं पूछूं, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर व्हेन यू थ्रो और डाइस। मतलब जब भी हम डाइस यानी कि पासे को फेंकते हैं तो उसमें 2 नंबर मिलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। लेकिन जब आपको ऐसा पूछा जाए कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट 2, मतलब 2 नंबर नहीं होना चाहिए, उसके सिवा कोई भी चलेगा, नॉट 2, तो जब भी नॉट वर्ड आया उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और उसे कैसे डिनोट किया जाता है? ई बार से। तो ये दोनों जो इवेंट है ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स होती है, इसलिए इन दोनों का टोटल कितना होता है? 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, टोटल कितना होता है? 1। मान लो कि आपको P ऑफ ई बार फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? इसको इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि P ऑफ ई बार
यानी कि P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल लिया P ऑफ हेड प्लस P ऑफ टेल इज इक्वल टू कितना हुआ था 1, हमने यहाँ पे भी किया था। ओके, तो मान लो कि टेल को क्या बोलेंगे हम, नॉट हेड। क्या बोलेंगे, नॉट हेड, मतलब हेड नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, टेल। तो टेल का मतलब क्या हुआ, नॉट हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस नॉट हेड इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे अभी मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो है P ऑफ एस को इस तरफ ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड यानी कि क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। जैसे आपको बोला जाए कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड फ्रॉम विच ओनली 20 स्टूडेंट्स आर पास्ड। क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, 30, उनमें से पास कितने हुए, 20। और आपको पूछा जाता है फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट नॉट पास्ड। नॉट पास्ड, देखो क्या वर्ड आया, नॉट पास, इसका मतलब क्या हुआ, फेल्ड, ऑपोजिट होना। समझ में आया। तो इस तरह से हम कहते हैं, जैसे पास्ट को हम क्या बताएंगे, जो स्टूडेंट पास हुए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E होगी। क्या होगी, P ऑफ E होगी। तो जो फेल हुए उनकी क्या होगी, P ऑफ E बार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, P ऑफ E बार। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और स्टूडेंट्स खास करके ध्यान रखना माइंड में कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आया, ये फॉर्मूला मोस्ट IMP है हमारा, इसे खास करके अपने दिमाग में रखने का। समझ में आया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थियरी जो है हमारी वो है श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट्स। श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट्स। ओके, तो किसे कहा जाता है श्योर या सर्टेन इवेंट्स, तो व्हेन यू गेट ऑल पॉसिबल आउटकम्स देन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। मतलब जब आप कोई एक्टिविटी करते हो और उस एक्टिविटी में आपको सभी रिजल्ट मिलते हो तो उसे कहते हैं श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट्स। नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, हमें मेरे पास एक डाइस है, डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ और मुझे कंडीशन दी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 बाय थ्रोइंग अ डाई वंस। मतलब मेरे पास एक डाइस है, उसे मैं थ्रो करूँगा और उसे थ्रो करने के बाद मुझे ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 7 यानी कि 7 से लेस देन हो। तो आपको पता ही है कि डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे के सारे नंबर 7 से लेस देन है। तो मुझे क्या होगा, सभी रिजल्ट्स मिलेंगे। या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या तो 5 या 6 कोई भी हो सकता है। मतलब आपको 6 में से 6 रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, 6, यानी कि 6 बाई 6 क्या हो गया, 1। यानी कि जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए नेम द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, मतलब ऐसी इवेंट्स का नाम बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट्स। ये आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। या तो ऐसा पूछा जाता है कि श्योर इवेंट्स या तो सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, या तो उल्टा पूछेंगे कि ऐसी कौन सी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं और एक थियरी। तो नेक्स्ट जो थियरी है हमारी वो है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकती। सर्टेन का मतलब था ये हमेशा होंगी, और इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब है ये कभी भी नहीं हो सकता। व्हेन यू गेट 0 आउटकम्स देन इवेंट इज कॉल्ड एज अ इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसे इवेंट्स जिसमें आपको 0 रिजल्ट्स मिलेगा। तो आप बोल देंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 8 बाय थ्रोइंग अ डाइस 1। मतलब आपके पास डाइस है, उसे आपको थ्रो करना है और उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो 8 से बड़ा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 8 बाय थ्रोइंग अ डाइस वंस, एक ही बार थ्रो करना है और उसके ऊपर आपको जो नंबर दिखेगा वो 8 से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डाइस के ऊपर कौन से नंबर होंगे? 1 से लेके 6 तक, यानी 1 to 6 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। मतलब आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, यानी कि आपका रिजल्ट क्या हो गया? 0। और टोटल रिजल्ट कितने होंगे? 6, यानी कि 0/6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो 0 होती है उसे हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। आपको दोनों तरीकों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। या तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0 देन इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक्स। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी, या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या तो 1 भी हो सकती है। तो अब एक रेंज हो गई, उस रेंज में क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी भी हो सकती है या तो 0 भी हो सकती है, यानी कि 0 लेस देन और इक्वल टू, इसे क्या बोलते हैं? इस साइन को लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है या तो वो 0 से बड़ी होगी, इसे अभी भूल जाओ। तो क्या हुआ देखो, तो 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0 है या तो 0 से बड़ी है, तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो अब इसे ध्यान में रखो। तो क्या दिख रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसे बोलते हैं इक्वल टू, या तो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, वो तो हमने अभी देखा श्योर इवेंट है या तो सर्टेन इवेंट्स है। लेकिन जो भी आंसर है वो 1 से क्या होगा? कम भी हो सकता है, यानी कि लेस देन 1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या हो गई? 0 लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, या तो आंसर इन 1 वर्ड्स, इन सभी में पूछा जा सकता है और आपको ये सभी दिमाग में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ओके बाय।